एसआर स्टडी जोन में आपका स्वागत है। क्लास 12th के मैथ के संबंध एवं फलन चैप्टर में हम लोगों ने संबंध सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया। आप लोगों से फिर से एक गुजारिश है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के संबंध चैप्टर से फंसे हैं, चाहे वो प्रूवमेंट करने के हों, चाहे या फिर क्वेश्चंस के रिजल्ट लाने वाले हों, उन क्वेश्चंस को जो है आप व्हाट्सएप या वीडियो में कमेंट के जरिए हमारे पास भेजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ सॉल्यूशन ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। आज चलिए हम फलन के विषय में सीखते हैं। फलन क्या है? देखिए, फलन किसी, जैसे कि आप लोग संबंध पढ़े थे, संबंध में क्या पढ़े थे आप लोग कि कोई एक समुच्चय दिया गया है या दो समुच्चय दिया गया है, इनके गुणनफलों का जो एक कर्मित युग्म बनता है, जो एक निश्चित नियम को फॉलो करता है, एक निश्चित नियम के तहत कार्य करता है, उसी को हम संबंध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी है। समुच्चय ए का समुच्चय बी में अवयवों का जो संबंध होता है वही आपका क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। लेकिन फलन के विषय में और समझिए, एक निश्चित चर राशि या किसी चर राशि का वह व्यंजक है ना, एक्स स्क्वायर 5x + 6x, वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो, उस चर राशि का वह क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। अब ये x² + 5x + 6 में केवल x ही एक चर राशि है, इसलिए ये जो व्यंजक है वो क्या कहलाएगा? आपका x का फलन। अभी ये y² + 5y + 6 दिया गया हो, ये किसका जो है, किस चर राशि का ये व्यंजक है? आपका y का। तो इसलिए ये फंक्शन ऑफ किसका कहलाएगा? y का फलन, y का फलन कहलाएगा ये। ऐसे z² मान लीजिए 3z + 2 दिया गया है, आप सपोज करिए कि 3 दिया गया है यहाँ पे, ये भी जो है आपका एक फलन है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की चर राशि का प्रयोग किया गया है। तो वह सभी भी बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि हो, उस चर राशि का क्या कहलाता है? आपका फलन कहलाता है fz। ठीक ना? fz = z² + 3z + 3। ओके। फलन जो है कई प्रकार से डिनोट किया जाता है। एक तो आपका ये बीजीय रूप हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? एक बीजीय रूप हो गया। एक तर्क विधि से भी करते हैं, है ना, जिसे हम समुच्चय रूप भी कहते हैं। समुच्चय रूप या समुच्चय के रूप में जो है फलन, या फिर उसको हम तर्क विधि भी कहते हैं। यफ सच दैट a टेंस टू b, इसका मतलब समुच्चय ए का समुच्चय बी में क्या कहलाता है? फलन कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। एक फंक्शन यफ इस प्रकार है जिसमें समुच्चय ए का समुच्चय बी में संबंध दिया गया है। बात समझ में आई? क्यों जी, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? या फिर अब ध्यान से समझिएगा फंक्शन के विषय में। ए दो समुच्चय है, एक दिया गया 1 2 3 ये दिया गया है, बी बराबर दिया गया है आपका 1 4 9, है ना। तो यहाँ पे ये ए बराबर दिया गया, ये फंक्शन एफ बराबर दिया गया है x²। एफ एक्स बराबर क्या हो गया? x² दिया गया है। तो x बराबर अगर हम x रखते हैं, f1 की वैल्यू कितनी आएगी? f1 की वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही है। f2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे आपके हिसाब से 4 आएगी। f3 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। मतलब कि 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 4 से, और 3 का संबंध किसका है? 9 से। ये 1 2 3 किस समुच्चय के अवयव हैं? समुच्चय ए के अवयव है ना। और उसके बाद 1 4 9 ये किस समुच्चय के हैं? बी के हैं। तो यानी एफ एक्स बराबर x² को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी। बात समझ में आई ना, कि ए का बी में फलन। ओके। अब चलिए, आपको वैसे जो फंक्शन होता है इस रूप में भी लिखा जाता है, और जो है कई प्रकार के हैं। अच्छा, तो ये तो आपका हो गया बीजीय रूप में, ये आपका हो गया समुच्चय रूप में, जिसको समुच्चय के रूप में या तर्क विधि के द्वारा समुच्चय लिखा जाता है। एक दूसरा होता है प्रतिचित्रण रूप। प्रतिचित्रण रूप, है ना। एक समुच्चय दिया गया होगा ए यहाँ पे, एक समुच्चय यहाँ पे दिया गया होगा बी दिया गया होगा। अब ये आपका दिया गया है जैसे 1 2 3 वही अभी जो दिए थे, और ये 1 4 9, और यफ एक्स बराबर दिया गया है x²। तो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 9 से। अगर इस तरीके से हम एक बेन आरेख बना करके जो है संबंधों को दर्शाते हैं तो उसे कौन सा रूप कहते हैं? प्रतिचित्रण रूप। ओके। फिर उसके बाद आता है रैखिक रूप, या हम ये कहें ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप में भी फलन को जो है दर्शाते हैं। ग्राफीय रूप में ये आपका x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। x अक्ष
चर राशि को डिनोट करेगा जिसका वो होगा, जिसका वो फलन होगा, चाहे वो जो भी हो, है ना। अभी यल स्क्वायर प्लस 3l प्लस 4 ये दिया गया है तो ये यल का फलन हो गया। यल स्क्वायर प्लस 3m प्लस n दिया गया है या 4 दिया गया है तो ये क्या फलन है? नहीं है, क्योंकि इसमें दो चर राशि हो गई यल और यम, एक ही प्रकार की चर राशि होनी चाहिए तभी वह फलन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये चर राशि को डिनोट करता है और जो है यल का मान, अब ये एफ यल बराबर हो गया यल स्क्वायर प्लस 3l प्लस 1। यल की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो एफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, या एफ यल की वैल्यू कितनी आएगी अगर 1 रखते हैं तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 एकम 3 3 हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा 4 4 3 7 1 8। ये एफ 1 कितना हो गया 8 हो गया। यानी कि जो फलन का मान निकलता है उसको किस पे दर्शाते हैं हम? वाई एच पे दर्शाते हैं। चर राशि के मान को एक्स अक्ष पर और फलन का जो मान निकलता है वो वाई अक्ष पर, और उनके बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है वो फलन का क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। जो ग्राफ खींचा जाता है वो फलन का क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। कोई जो ग्राफीय रूप है वह फलन है कि नहीं है, उसमें एक ऊर्ध्वाधर लाइन आप कहीं भी खींचिए, यदि उस वक्र को केवल एक बिंदु पर काटता है तब वह फलन है। और अगर जो है जैसे अभी ये दे दिया गया, सपोज करिए ग्राफ खींचा गया, एक फंक्शन के लिए ग्राफ खींचा गया और यहाँ पे अगर हम लाइन खींच रहे हैं तो ये लाइन देखिए इस फलन को, इस वक्र को दो बिंदुओं पर काट रहे हैं ना। अगर एक से अधिक बिंदुओं पर कोई ऊर्ध्वाधर लाइन काटता है तो वह फलन नहीं होगा। ग्राफीय रूप में आप कैसे पहचानेंगे कि वह फलन को निरूपित करता है कि नहीं निरूपित करता है? आप बताइए। जब वह क्या कहते हैं, ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर, ऊर्ध्वाधर लाइन ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर अगर काटता है तो वह फलन को होगा, और ग्राफ को अगर एक से अधिक बिंदु पर काटता है तो वह फलन नहीं होगा। तो ये ग्राफीय रूप हो गया। तो फलन को निरूपित करने के लिए इतनी सारी विधियां हो गई, इतने सारे तरीके हो गए, आपके समझ में आया ना। अब यहाँ पे ये फंक्शन एफ एक्स इसी में समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। चलिए देखिए यहाँ पे जो है यक्स का ये फलन कहलाता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक्स का फलन है। यक्स का जो मान होगा वह एक अलग समुच्चय होगा, और यक्स का मान रखने पर जो फलन का मान निकलेगा एफ एक्स बराबर वो एक अलग जो है समुच्चय होगा बी। तो इसलिए जो फंक्शन निरूपित किया जाता है एफ सच दैट ए बी, ए जो होता है वो चर राशि होता है और बी जो होता है वो प्राप्त मान होता है। यानी कि फंक्शन को जो तर्क विधि से निरूपित करते हैं, ए बराबर चर राशि का मान और ये जो है किसका मान है? प्राप्त मान। ये चर राशि का मान है। चर राशि का मान मतलब एक्स का मान जो होगा, या अगर वाई का फंक्शन है वाई का मान होगा, अगर यल का फंक्शन है तो यल का मान होगा, यम का फंक्शन है तो यम का मान होगा, वो आपका जो है ए होगा। और ए का फिर बी में प्राप्त मान जो प्राप्त होता है उसको जो है हम दूसरे समुच्चय बी से डिनोट करते हैं। समझ में आया ना। तो ये तो हो गया आपको। अब यहाँ पे जो सीखना है आपको संबंध में वो प्रतिचित्रण रूप समझना है, यानी कि ये रूप समझना है। ध्यान दीजिए, दो फलन अगर दिए गए, दो समुच्चय ए बी दिए गए हैं और एफ सच दैट ए कामा बी, समझ रहे हैं ना। ए का संबंध किसमें है? बी में। ए का जो भी वैल्यू रखना है, ए चर राशि की वैल्यू रखना है और बी जो रखा होगा वो फंक्शन का मान प्राप्त होगा। और ध्यान से सुनिएगा, हमारा ए क्या होता है? चर राशि का मान। जैसे एफ एक्स बराबर हमने ये लिखा था कि एक्स क्यूब प्लस 1, मान लीजिए हमने ये लिखा हुआ है तो ये एक्स का फंक्शन है, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो समुच्चय ए होगी और एक्स का मान यहाँ पर रखने पर जो प्राप्त होगा वो किसकी वैल्यू होगी? समुच्चय बी की वैल्यू होगी। समझ में आया ना। अब उसके बाद ए का बी में जो संबंध होगा वही आपका मुख्य फलन कहलाएगा, संबंध के रूप में फलन कहलाएगा, आपका कर्मित युग्म के रूप में फलन कहलाएगा। तो फलन बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन मुख्य डेफिनेशन ये है, ठीक। वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार की चर राशि होती है वह क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। किसका? उस चर राशि का, उस चर राशि का फलन कहलाता है। और उस चर राशि के प्रत्येक मान के लिए वह संतुष्ट होता है। मतलब उस फलन में यक्स का कोई भी मान रखा जाए वह फलन संतुष्ट होता है। और यक्स का कोई भी मान रखने का मतलब यक्स का मान ऐसा रखा जाए कि उसका मान अनंत प्राप्त ना हो। फंक्शन होने की एक कंडीशन है, यक्स के वह मान जो इसको अनंत कर दें वह फंक्शन नहीं हो सकता है, वह फंक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो यक्स के मानों के लिए यह फलन संतुष्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यक्स के किसी भी मान के लिए फलन का मान अनंत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, एफ सच दैट ये इस तरीके से निरूपित किया जाता है। इसका मतलब ए से बी। ए क्या होता है? ए क्या होता है? हमने बताया था चर राशि का मान, जो भी चर राशि उसमें प्रयुक्त किया गया होगा वो बी क्या होगा? वो फलन का मान। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब उसके बाद एक चीज और समझिए,
ए जो होता है, अगर ये समुच्चय के रूप में दिया गया है, ए बराबर कुछ ब्रैकेट में दिया गया है और बी बराबर कुछ ब्रैकेट में दिया गया है, यानी कि समुच्चय के रूप में दिया गया है, ओके। और फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जहां एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एफ एक्स एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि यक्स ए में से चुनाव करना है और यक्स का मान रखने पर जो फलन का मान है वो बी में से चुनाव करना है। वो कहे या ना कहे तब भी आपको समझ लेना चाहिए, सिर्फ वो इतना ही कहेगा, एफ ए रिलेटिव बी, ठीक ना, या ए टेंड्स टू बी। बात समझ में आ रही है? इतना कह दिया तो इसका मतलब यक्स का मान ए में से उठा के रखना है और जो प्राप्त होगा मान वो बी में लिखना है, ठीक है। हमें जो संबंध यहाँ पे प्रदर्शित करना है वो प्रतिचित्रण के रूप में प्रदर्शित करना है। आपको बताया 4 तरीके से फलन जो है प्रदर्शित किया जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बराबर जो है, हाँ, इसमें जो ए का मान होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और जो बी का मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सह डोमेन कहते हैं। समझ में आया ना? यानी कि जैसे ए से बी में संबंध निकालना है तो पूरा ए क्या कहलाएगा? आपका डोमेन, और ये बी पूरा क्या कहलाएगा? आपका सह डोमेन। समझ में आया ना? अब जैसे एक फलन देखिएगा, एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर और उसके बाद दिया गया है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर दिया गया है 1 4 9 16। ये इस तरीके से दिया गया, बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे जो संबंध बनाना है एफ सच दैट ए रिलेटिव टू बी, फलन जो है वो हमारा क्या है? ए रिलेटिव टू बी, यानी ए की वैल्यू जो रखनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू जो रखनी है वो ए में से रखनी है और जो प्राप्त वैल्यू होगी वो किस में होगी? किस में से निकलेगी? बी में से निकलेगी। अब यहाँ पे ए बराबर दिया गया है 1 2 3, बी बराबर आपका दिया गया है 1 4 9 16। इन अवयवों को बेनारेख रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? आपका फलन का प्रतिचित्रण। समझ में आया ना? अब अगर हम एक्स की वैल्यू इसमें 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू कितना रखते हैं? 1 रखते हैं, तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी? f1 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा ना, यानी कि 1 रखने पर कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो ऐसे एरो द्वारा दर्शाते हैं। और अगर हम f2 रखें, 2 यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा? 4, यानी 2 का संबंध किससे हो रहा है? 4 से हो रहा है। f3 रख रहे हैं तो 3 रखने पर कितना आएगा? 3 त्रिका 9, यानी 3 का संबंध किससे हो रहा है? 9 से। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि सार डोमेन कैसे होता है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं वो आपको सिखाते हैं। ये ए वाला जो पूरा पार्ट होता है ये डोमेन कहलाता है, यानी यक्स का जो मान हम रखते हैं वो क्या कहलाता है? आपका डोमेन। और जो हमें फलन का मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? सह डोमेन, यानी 1 4 9 16 ये पूरे के पूरे क्या है? सह डोमेन है। समझ में आया ना? अब इसी में एक चीज और आता है, परिसर। सह डोमेन के उतने अवयव जिनका संबंध डोमेन के किसी अवयव से होता है वही आपके क्या कहलाते हैं? परिसर। यानी कि परिसर में कौन कौन से आएंगे? 1 4 और 9। 16 का संबंध नहीं है तो 1 4 9 आपका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। 1 4 9 ये आपका परिसर हो गया, जबकि सा डोमेन क्या होगा? पूरा 1 4 9 16 ये पूरा सा डोमेन है, लेकिन जिन अवयवों का संबंध होता है उन्हीं को केवल परिसर कहते हैं और डोमेन तो पूरे को कहते हैं। तो 3 चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। 3 चीजें जो है फलन में होगा, आपका डोमेन होगा, फिर उसके बाद सा डोमेन होगा और फिर उसके बाद क्या होगा? परिसर होगा। डोमेन क्या होगा? वह सभी मान जो हमें रखने हैं वो आपके डोमेन होंगे, जो प्राप्त होंगे मान वो सारे के सारे मान सा डोमेन होंगे, लेकिन जिन अवयवों का ही संबंध होगा, जिन अवयवों का संबंध प्राप्त होगा वही केवल परिसर के अंतर्गत आएंगे, सारे अवयव परिसर के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये आपको समझ में आया ना संबंध किसे कहते हैं? और संबंध को चारों तरीके से हमने आप लोगों को सामने रख दिया है ना। एक फंक्शन एफ एक्स बराबर ये इस तरीके से जो है लिखा जाता है, और अगर इसको जो है प्रतिचित्रण के रूप में दर्शाना है तो एफ ए सच दैट बी, ये समुच्चय के रूप में दर्शाया जाएगा। समझिएगा, ये समुच्चय के रूप में दर्शाया जाएगा कि यहाँ पे एक अवयव ए होगा, एक अवयव बी होगा, जो इस फलन को संतुष्ट करेगा, है ना, उसको ये समुच्चय के रूप में दर्शाया जाएगा। और एक आपको हमने बताया कि ए और बी का बेन आरेख बना करके ए के कितने अवयवों का संबंध बी के कितने अवयवों से ऐसे एरो द्वारा दर्शाना वो प्रतिचित्रण कहलाता है ना। और फिर उसके बाद हमने बताया था ग्राफ में निरूपण करने पर एक वक्र प्राप्त होता है। यदि वक्र में एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने पर वो केवल एक बिंदु पर काटता है तब तो वो फलन होता है, अदरवाइज फलन नहीं होता है। अगर वो 2 बिंदुओं पर काटता है, जैसे ये मान लीजिए हो गया, एक ऊर्ध्वाधर लाइन काट रहे हैं यहाँ पे 2 जगहों पे काट रहा है, तो ये फलन आपका नहीं है।
क्लियर हो गया। उसके बाद डोमेन, सह डोमेन, ये सारी चीजें आपको समझ में आई, परिसर भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं फलन के प्रकार। फलन के प्रकार ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कह रहा है, ये क्या होता है आपका डोमेन होता है, और ये क्या होता है प्रकार। आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तब अच्छे से आगे आपको एक्सरसाइज करा पाएंगे हम। ये सह डोमेन होता है, ठीक ना। ये क्या होता है आपका डोमेन होता है, ये क्या होता है आपका सह डोमेन होता है। फलन के प्रकार में पहला आपको हम बता देते हैं आच्छादक फलन। कौन सा फलन है, आच्छादक फलन। यदि सह डोमेन के सभी अवयवों का संबंध, सह डोमेन के सभी अवयवों का संबंध डोमेन के किसी ना किसी अवयव से हो, डोमेन के किसी ना किसी अवयव से हो, समझ में आया ना। सह डोमेन के जितने भी अवयव हो वो किसी ना किसी, क्या कहते हैं, डोमेन के किसी ना किसी अवयव से संबंधित हो, तो ऐसा फलन जो कहलाएगा वो आच्छादक फलन कहलाएगा। फिर से सुनिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि ऐसा फलन जिसमें सह डोमेन के सभी अवयवों का संबंध डोमेन के किसी न किसी अवयव से हो, उसे हम क्या कहेंगे, आच्छादक फलन। या हम कह सकते हैं ऐसा फलन जिसका सह डोमेन बराबर किसके होता है, परिसर के। सह डोमेन बराबर किसके होता है, परिसर, यानी पूरा का पूरा सह डोमेन क्या होता है, परिसर होता है। वो क्या कहलाता है आपका आच्छादक फलन कहलाता है। ये समझ में आ गया ना, क्यों जी, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। फलन के प्रकार में आच्छादक फलन, सह डोमेन के जितने भी अवयव हैं यदि उनका संबंध डोमेन के किसी न किसी अवयव से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन। फिर उसके बाद आपका आता है दूसरा, हम बता रहे हैं 1 2 3 4 मान लीजिए ये दिया गया है, और b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। अब देखिएगा ध्यान से, ये a दिया गया है, ये b एक समुच्चय दिया गया है। अब फलन का पहला प्रकार हमने आच्छादक बता दिया, दूसरा अंतःक्षेपी। कौन सा फलन, अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिए। सह डोमेन में, जैसे सह डोमेन के अवयवों का संबंध डोमेन के अवयव से हो, लेकिन सह डोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य हो जिसका संबंध डोमेन के किसी अवयव से ना हो। एक ऐसा फलन जिसके सह डोमेन में एक अवयव ऐसा हो, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका संबंध डोमेन के किसी भी अवयव से ना हो, तो उसे हम कौन सा फलन बोलते हैं, अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं। कौन सा फलन बोलेंगे भैया, अंतःक्षेपी फलन। बात समझ में आई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये दिखा दिया है आपको। फिर उसके बाद अगला फलन देखिए, फलन के प्रकार में ये आप रख लीजिए पहले डोमेन, सह डोमेन। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो प्रतिचित्रण रूप ही पढ़ना है। प्रतिचित्रण रूप क्या बीजीय रूप में भी पढ़ेंगे आप, है ना, सबको कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे। जहाँ जैसे दिया होगा मैंने बता दिया आपको कैसे तरीका कहाँ निरूपित किया रहेगा। अगर वो ऐसे लिखा गया है तो वो फलन होगा, आप इतना समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 सपोज करिए ये ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब अगला फलन है आपका एकाएकी फलन। एकाएकी फलन, एकाएकी फलन किसे कहते हैं, एकाएकी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक एक। यदि डोमेन के एक अवयव का संबंध सह डोमेन के केवल एक अवयव से हो, है ना, यानी हम ये कहें कि सह डोमेन के एक अवयव का संबंध डोमेन के केवल एक अवयव से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एकाएकी फलन। कौन सा फलन बोलेंगे, एकाएकी फलन। एक एक का हो, समझ में आया ना, एक एक का अगर जो है रिलेशन बन रहा है, एक एक का संबंध बन रहा है, तो कौन सा फलन कहलाएगा आपका, एकाएकी फलन। फिर उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको इसी एग्जाम्पल में हम और बता देंगे आपको। अगला फलन का प्रकार बहु एक फलन। बहु एक फलन, समझ में आया, बहु एक फलन जो है, बहु एक फलन ये चौथा प्रकार है फलन का। पहला हमने आपको सिखाया आच्छादक, दूसरा हमने आपको सिखाया अंतःक्षेपी, और तीसरा हमने सिखाया आपको क्या कहते हैं, एकाएकी, और ये आपका चौथा हो गया बहु एक फलन। बहु एक फलन किसे कहेंगे, जब डोमेन के एक से अधिक अवयवों का संबंध सह डोमेन के केवल एक अवयव से हो। जैसे 1 और 2 का संबंध केवल 5 से है, ठीक ना, 1 और 2 का संबंध केवल किससे है, 5 से। जब डोमेन का एक से अधिक अवयवों का संबंध, यानी कम से कम 2 अवयवों का संबंध सह डोमेन के केवल एक अवयव से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, बहुएक फलन, एक ऐसा फलन जिसके डोमेन के एक से अधिक अवयवों का संबंध सह डोमेन के केवल एक अवयव से, जैसे 1 और 2 का संबंध केवल 5 से है, तो ये जो पूरा फंक्शन दिया गया है, ये सच दैट इट रिलेटिव टू बी, ये आपका कौन सा संबंध कहलाएगा, बहुएक फलन कौन सा फलन कहलाएगा, बहुएक फलन कहलाएगा। अब मुख्य रूप से तो 4 यही फलन होते हैं, लेकिन अब फलनों को जोड़ करके भी फलन बनाया जाता है। जैसे कुछ फलन है, एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन हो गया, फिर एकाएकी अंतःक्षेपी फलन हो गया, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन बनेगा, और फिर उसके बाद है बहुएक आच्छादक फलन हो गया, है ना। फिर उसके बाद बहुएक अंतःक्षेपी फलन हो गया, बहुएक आच्छादक फलन, बहुएक अंतःक्षेपी फलन हो गया। ये 4 और जो है मिक्स्ड फलन है। एकाएकी आच्छादक फलन किसे कहेंगे, एक ऐसा फलन जो एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। चलो अब इसको भी सिखाते हैं हम आपको। एकाएकी का मतलब जानते हैं ना, कि एकाएकी का मतलब क्या होता है कि एक अवयव का संबंध केवल एक अवयव से हो तो क्या कहलाता है, एकाएकी। और आच्छादक का मतलब ये हुआ कि सह डोमेन के जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों का संबंध डोमेन के किसी न किसी अवयव से होना चाहिए, तो वो आच्छादक होगा। अब यहाँ देखिए एक एक का संबंध है और सभी अवयवों का संबंध है, तो इसलिए ये आपका क्या कहलाया, एकाएकी आच्छादक संबंध कहलाया। फिर उसके बाद है एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। एकाएकी अंतःक्षेपी फलन क्या कैसे फलन होगा, एकाएकी भी और अंतःक्षेपी एक एक होने चाहिए। एकाएकी का मतलब एक एक का संबंध जो है एक एक अवयव से हो, डोमेन के एक अवयव का संबंध सह डोमेन के एक अवयव से होता है, तो वो एकाएकी होता है। और अंतःक्षेपी का मतलब ये हो गया कि सह डोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध डोमेन के किसी भी अवयव से ना हो। सह डोमेन का एक अवयव ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो डोमेन के किसी अवयव से संबंधित ना हो, तो वो अंतःक्षेपी कहलाता है। एक अवयव का संबंध है और एक बचा भी रह गया है, तो इसलिए ये एकाएकी अंतःक्षेपी हो गया। अब बहुएक आच्छादक, जो बहुएक भी हो और आच्छादक भी हो, है ना। बहुएक आच्छादक का मतलब क्या हो गया कि जो है जो बहुएक भी हो आच्छादक भी हो। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्या बोले, बहुएक किसे कहते हैं कि डोमेन के एक से अधिक अवयव का संबंध सह डोमेन के केवल एक अवयव से हो, तो उसे हम बहुएक कहेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन के एक से अधिक अवयव का संबंध सह डोमेन के केवल एक अवयव से हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुएक बोलेंगे। और आच्छादक का ये मतलब हो गया कि सह डोमेन के सभी अवयव का संबंध होना चाहिए। सह डोमेन में 2 ही अवयव हैं, 4 और 5, और उनका संबंध किसी न किसी से है, अतः ये आच्छादक है। बहुएक ये इसलिए हो गया कि डोमेन में 2 अवयवों का संबंध केवल एक अवयव से है, तो ये हो गया आपका बहुएक आच्छादक फलन हो गया। इतना समझ में आ गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बहुएक अंतःक्षेपी होना चाहिए, मतलब बहुएक भी हो और अंतःक्षेपी भी हो। तो बहुत हो मतलब एक से अधिक अवयव का संबंध हो गया 5 से, और फिर उसके बाद जो है अंतःक्षेपी का मतलब एक अवयव कम से कम बचा होना चाहिए जिसका किसी के साथ संबंध ना हो, तो 6 आपका बचा हुआ है जिसके साथ किसी का संबंध नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये जो संबंध दिया गया है ये आपका क्या हो गया, बहुएक अंतःक्षेपी फलन हो गया। समझ में आया ना। तो आज आपने क्या सीखा, फलन किसे कहते हैं, फलन कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, बीजीय व्यंजक के रूप में, समुच्चय के रूप में, प्रचित्रण के रूप में, और उसके बाद जो है ग्राफ के रूप में। ग्राफ में हमने क्या सिखाया था आपको कि अगर एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा जाए, अगर वो क्या कहते हैं वक्र को केवल एक पॉइंट पे काटता है तो वो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा एक से ज़्यादा। फिर उसके बाद आपने फलन के प्रकार सीखे। फलन के प्रकार में कौन कौन सा सीखा, आच्छादक सीखा, एकाएकी सीखा, बहुएक सीखा, अंतःक्षेपी सीखा। इसके बाद 4 और, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी अंतःक्षेपी, बहुएक आच्छादक, बहुएक अंतःक्षेपी। आज इतने फलन के प्रकार आप सीख लिए, घर पे इसको बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा। कल हम इस पे जो है आधारित आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, और तब तक के लिए आप ये सारी चीज़ें जो है मन में रख लीजिएगा, दिमाग में अच्छे से उतार लीजिएगा कि फंक्शन किसे कहते हैं और फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि हमारा ये पढ़ाया गया जो भी कुछ था वो आपको समझ में आया, तो आप हमारे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि हम आपको आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके पहुंचाते रहें। धन्यवाद।